जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सबान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सीबीसी पे हमारा लेक्चर चल रहा है और इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है, तीसरा लेक्चर है। पहले 2 पार्ट्स में हमने ये जो बेसिक टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, ये जो बेसिक टेस्ट है इसके हम कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें से पहला पैरामीटर हमने पढ़ा था आरबीसी काउंट। अभी हम इसके तमाम आरबीसी से मुतल्लिका पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आरबीसी काउंट में हम ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि टोटल आरबीसी ब्लड में कितने आ रहे हैं, आरबीसी की तादाद ब्लड में कितनी आ रही है। मैंने बताया था कि इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो तकरीबन 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पूरे ब्लड में नहीं, पूरी इंसानी बॉडी में नहीं, ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी आरबीसी की काउंट आ रही होती है? 4.5 to 5.5 मिलियन, यानी तकरीबन 45 लाख से 55 लाख तक इसकी नॉर्मल जो है वो अमाउंट आ रही होती है। इसके बाद हमने इसका दूसरा पैरामीटर देखा था जिसको कहते हैं HB, बड़ा अहम पैरामीटर। आरबीसी के बाद जो हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं इसको कहते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन्स भी पूरी बॉडी या पूरे ब्लड में नहीं, ब्लड के 1 डेसीलीटर, ब्लड के 1 डेसीलीटर यानी लीटर के 10वें हिस्से में, लीटर के 10वें हिस्से में, इसको डेसीलीटर भी कह सकते हैं। कुछ लैब्स इसको 100 ml भी लिखती हैं, क्योंकि लीटर 1000 ml का होता है। उसकी जब हम 10 पार्ट बनाएंगे, डेसीलीटर, लीटर का डेसी बनाना है 10वां हिस्सा, तो वो 100 ml बनता है। तो कुछ लैब्स यहाँ पर 100 ml भी लिखती है। तो एचबी को नापा किस में जाता है? ग्राम्स में, क्योंकि बेसिकली ये प्रोटीन्स है, सॉलिड चीज है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी शख्स के 100 ml ब्लड में जितने आरबीसीज मौजूद हैं, अगर उनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट किया जाए तो वो कितनी आ रही है। 100 ml ब्लड में जितने आरबीसीज हैं उनके अंदर एचबी को कैलकुलेट किया जाए तो वो कितनी आ रही होती है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 14 to 18, थोड़ा बहुत 1-2 दर्जे का मेल फीमेल में फ़र्क होता है। एनी हो, याद रखने के लिए हम इसको 12-13 से लेकर 17-18 तक याद रख सकते हैं ओवरऑल। तो तकरीबन 14 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर HB आ रही होती है। ये तो भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। तीसरा जो हमने पढ़ा था, तीसरा पैरामीटर वो था HCT, जिसको हेमेटोक्रिट भी कहते हैं। HCT, हेमेटोक्रिट, या इसको PCV भी कहा जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमेटोक्रिट, HCT या PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इस पैरामीटर में ये देखा जाता है कि आरबीसीज पूरे ब्लड में कितने परसेंट वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहे हैं। यानी पूरे ब्लड का जो एक, मसलन आप उसका 100 लेंगे तो 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें
कितने परसेंट आरबीसीज का वॉल्यूम आ रहा है, 100 में से कितने परसेंट जो है वो आरबीसीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये इसलिए हमें परसेंटेज में मिलता है। आमतौर पर 40 to 45% हेमाटोक्रिट आ रहे होते हैं नॉर्मली। पीसीवी कितना आ रहा होता है, 40 to 45%। इसके बाद डॉक्टर साहबान पिछले लेक्चर में हमने पैरामीटर पढ़ा था एमसीवी। एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम। एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम हमने पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में। मीन सेल वॉल्यूम नाम से जाहिर है आरबीसीज का एवरेज साइज या एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम, इट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। क्योंकि 25 ट्रिलियन ये 45 लाख या 50 लाख तो 1 मिलीमीटर में होते हैं ना जी। पूरे ब्लड में ट्रिलियंस जो है वो आरबीसीज पाए जाते हैं। तो यकीनन कोई आरबीसी बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो हमें एक मीन चाहिए, एक एवरेज चाहिए कि इस शख्स के आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम, जैसे हम कहते हैं ना, मसलन आप कोई चीज़ लेते हैं, मसलन आपने फ्रूट लिया, किन्नू लिए, तो उसमें कुछ बहुत छोटे, एक पेटी है, बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज किन्नू का साइज क्या था। तो इसमें हम एवरेज आरबीसीज का वॉल्यूम चेक करते हैं। ये नॉर्मली 80 to 100 फेम्टोलीटर, इसका यूनिट होता है फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर, FEMTO, फेम्टोलीटर, यानी लीटर का फेम्टो, लीटर का फेम्टो पार्ट। और 80 से लेकर तकरीबन 80 to 100 फेम्टोलीटर इस एवरेज आरबीसीज का वॉल्यूम कह लें या साइज कह लें। 80 to 100 फेम्टोलीटर, 80 to 100 फेम्टोलीटर इसका जो है वो वॉल्यूम आ रहा होता है। अब ये फेम्टो क्या है, ये लीटर का कौन सा पार्ट है फेम्टो। जितनी ज़्यादा चीज़ों से हमें वाकफियत होगी उतना रिपोर्ट पढ़ने में और रिपोर्ट को समझने में हम जो है वो हमें आसानी होगी। तो फेम्टोलीटर, फेम्टो 10 raised to power -15, 1 लीटर का 10 raised to power -15 जो है ये फेम्टो कहलाता है। मसलन मैं पॉइंट लगा के 15 0 लगाऊंगा तो फिर ये इतने पार्ट बन जाएंगे लीटर के। लीटर के इतने पार्ट्स बन जाएगा फेम्टो। तो तकरीबन 80 to 100 फेम्टोलीटर, 80 to 100 फेम्टोलीटर जो है वो किसी भी आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसी एमसीवी की बुनियाद पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी मीन सेल वॉल्यूम की बेस पर, इसी मीन सेल वॉल्यूम की बुनियाद पर सीबीसी रिपोर्ट के नीचे हमें 3 लफ्ज मिलते हैं। हमें 3 लफ्ज लिखे हुए मिलते हैं। सीबीसी रिपोर्ट के नीचे 3 टर्म्स आ रही होती हैं। एक होता है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी आरबीसी का साइज इस नॉर्मल रेंज में आ रहा है, यानी 80 to 100 फेम्टोलीटर की रेंज में आ रहा है, तो उसके नीचे रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ होता है नॉर्मोसाइटिक। यानी कि नॉर्मोसाइटिक का मतलब है कि एमसीवी नॉर्मल है और आरबीसीज का मीन वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम नॉर्मल है। इसको कहते हैं नॉर्मोसाइटिक। अगर डॉक्टर साहबान ये 80 से कम हो, लेस देन 80, लेस देन 80, मसलन 60 हो, 70 हो, 72 हो, लेस देन 80, अपने नॉर्मल साइज से अगर आरबीसी छोटे होंगे तो फिर यहां पर लिखा हुआ होता है माइक्रोसिटिक। नॉर्मोसिटिक की बजाय माइक्रोसिटिक,
माइक्रोसिटिक, माइक्रो छोटे को कहते हैं, जैसे हम नहीं कहते फोटोस्टेट पे माइक्रो कॉपी कर दें, माइक्रोसिटिक सेल से है, साइड से है, सिटिक माइक्रोसिटिक। अगर 80 फेमटोलीटर से साइज क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तीसरा चांस ये भी तो हो सकता है कि वो 100 फेमटोलीटर से भी ज़्यादा हो, मसलन 105 FL, 110 FL, 100 फेमटोलीटर से अगर साइज ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए टर्म लिखी होती है मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, 3 ये लफ्ज़ रिपोर्ट्स में लिखे होते हैं। यहाँ से हमें MCV को देख के इसका अंदाज़ा होता है। अब इस MCV की बुनियाद पर एनीमिया की 2 टाइप्स बन, वैसे तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एनीमिया, लेकिन इस MCV की बुनियाद पर एनीमिया की 2 टाइप्स होती हैं, बल्कि 3 टाइप्स होती हैं। नार्मोसिटिक एनीमिया, नार्मोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी नॉर्मोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, और तीसरा जो है दैट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मो, माइक्रो, मैक्रो। अब पहला सवाल तो ये है कि नॉर्मो में फिर एनीमिया क्यों होगा, जब MCV ही नॉर्मल है तो आगे लिखा हुआ है एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो जो पहला पैरामीटर डॉक्टर साहब हमने पढ़ा था RBC काउंट, अगर किसी शख्स की ब्लीडिंग हो जाती है, बॉडी से हेमरेज हो जाती है एक्सीडेंट्स की सूरत में, सर्जरीज की सूरत में, डिफरेंट गैनाकोलॉजिकल ब्लीडिंग्स हो रही हैं, तो अगर किसी शख्स की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रही है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, तो उसमें आरबीसीज के वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आरबीसीज थोड़े होंगे, यहाँ पर हमें काउंट कम मिलेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है कि CBC का एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के साथ लिंक कर रहा होता है। तो अब हमें लिंक करना पड़ेगा कि आरबीसीज काउंट उसके कम होंगे, मसलन 4.5 की बजाय 3.8 आ रहे हैं मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 3.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन आरबीसीज का साइज नॉर्मल है। तो यहाँ पहली डायग्नोसिस ये बनेगी कि इसका मतलब है कि आरबीसीज हो सकता है बॉडी से एस्केप कर गए हों, हेमरेज की सूरत में कहीं ब्लीडिंग हुई है, ये हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। हर रिपोर्ट के नीचे, हर रिपोर्ट के नीचे डॉक्टर साहबान एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है, प्लीज कोरिलेट विद द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, या प्लीज कोरिलेट विद द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर्स के साथ आप इसको कोरिलेट करें। तो यही चीज़ होती है कि अब हमने हिस्ट्री लेनी है। अगर मरीज कहता है हाँ जी ऑपरेशन में खून बह गया था, एक्सीडेंट में खून बह गया था, कोई डिलीवरी हुई है, कुछ सिजेरियन हुआ है, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, गैनाकोलॉजिकल ब्लीडिंग्स हुई हैं, तो हमें समझ आ जाएगी इस वजह से इसके आरबीसी काउंट कम आ रहे हैं और उनका साइज नॉर्मल है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। या दूसरा चांस ये भी है कि बोन मैरो आरबीसीज की प्रोडक्शन कम कर रही है। एक तो है ना कि वो बह गए, एक है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। फिर हम बोन मैरो को चेक करेंगे कि वो क्या प्रोडक्शन कम, क्योंकि हमें हेमरेज की या ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं मिल रही। तो अब हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोन मैरो प्रोडक्शन ही कम कर रही है। तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि आरबीसीज न बॉडी से ज़ाया हुए हों, न उनकी प्रोडक्शन कम हो। आरबीसीज जब बॉडी में ब्लड में आते हैं तो वो उनके खिलाफ कोई चीज़ हिमोलाइसिस कर रही है, हिमोलाइटिक रिएक्शन हो रहा है, आरबीसीज टूट रहे हैं। मलेरिया में भी होता है, बाकी भी मुख्तलिफ इन्फेक्शन में हो सकता है, किसी को गलत ब्लड ग्रुप लग जाए तो हो सकता है, तो हीमोलाइसिस भी हो सकता है, हीमोलाइसिस।
तो ये सारी चीज़ें हमें आपस में लिंक करनी पड़ती हैं। नॉर्मोसिटिक होगा लेकिन फिर भी एनीमिया होगा अगर हेमरेज हो रही है, अगर जो है ना प्रोडक्शन कम है, अगर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है। अगर तो माइक्रोसिटिक एनीमिया आ रहा है, यानी कंफर्म हो गया कि आरबीसीज का साइज छोटा है, माइक्रोसिटिक, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आयरन डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हम हर एनीमिया को समझते हैं कि हम उसमें फेरम-फास और फेरम-मेट देंगे। डॉक्टर साहब, हर एनीमिया में फेरम-फास और फेरम-मेट का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि जब तक हमें पैथोलॉजिकली ये डायग्नोसिस न हो कि ये किस किस्म का एनीमिया है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है ही नहीं, फिर हम फेरम-फास 2x या फेरम-फास 3x या फेरम-मेट जो रिकमेंडेड रेमेडीज आ रही होती हैं, अगर उनको हम देंगे तो भी उसका कोई इतनी अफादियत, हाँ, इन मेडिसिन की अफादियत उस सूरत में होगी जब MCV इज लेस देन नॉर्मल, बिकॉज नाउ इट इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया, और माइक्रोसिटिक एनीमिया इज मोस्ट प्रोबेबली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके मुकाबले में अगर अगर तो साइज ग्रेटर देन 100 आ रहा है, ग्रेटर देन 100, फिर भी एनीमिया होगा, क्योंकि आरबीसीज का हुज्जम बढ़ गया लेकिन उसमें एचबी तो कम है ना, तो फिर उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक या मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक या मेगा, ये वाला एनीमिया मोस्ट प्रोबेबली विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन B12, फोलिक एसिड, फोलेट डेफिशिएंसी की बुनियाद पर होता है। तो यहाँ देखें इब्तदाई टेस्ट है, इसीलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हर प्रैक्टिशनर की तकरीबन हर क्लिनिक पर ये रिपोर्ट्स आ रही होती है, पेशेंट के हाथ में होती है, और इसको हम आम रिपोर्ट न समझें। सिर्फ इसमें हम HB की फिगर नहीं देखनी, इसका एक एक पैरामीटर आपको इंशाल्लाह ताला लाइन ऑफ डायग्नोसिस जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि फिजिशियन ने किस तरफ जाना है। अब मैक्रोसिटिक है तो फिर हम विटामिन B12, फोलेट और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे। अगर माइक्रोसिटिक है तो आयरन डेफिशिएंसी, अगर नॉर्मोसिटिक है तो फिर दूसरे एंगल पे सोचना पड़ेगा कि आरबीसीज की या तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, या लॉस हो रहा है, या फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। इस पैरामीटर को भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ी सी इसकी मैंने कहा डिटेल दे दें। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है MCH। मीन सेल या कॉर्पस्क्यूलर, मैंने बताया था कि प्रॉपर इसको कॉर्प्स आर साइलेंट होता है, इसको कॉर्पस्क्यूलर भी कहते हैं, CORPUS, कॉर्पस्क्यूलर, CULAR, आर साइलेंट होता है तो इसको कॉर्पस्क्यूलर पढ़ते हैं। या आसान फिर है मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन, MCH, मीन सेल हीमोग्लोबिन। जैसे MCV में हमने आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम देखा था, जैसे MCV में हमने आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम देखा था, इसी तरीके से MCH में हम आरबीसीज के अंदर एवरेज हीमोग्लोबिन देखेंगे। मीन, इसमें भी लफ्ज मीन है, मीन, उसमें भी मीन था, इसमें है मीन सेल हीमोग्लोबिन, उसमें था मीन सेल वॉल्यूम। इसमें हम ये देखेंगे कि एक आरबीसीज के अंदर एवरेज हीमोग्लोबिन कितनी आ रही है, मीन सेल हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसका जो यूनिट है उसका तो यूनिट था ना फेमटोलीटर, भी मैंने जो MCV के बताया है, फेमटोलीटर, विच इज 10⁻⁻15। इसका जो यूनिट होता है MCH के आगे डॉक्टर साहबान, वो होता है पिकोग्राम, PG, पिकोग्राम, PG।
मीन सेल हीमोग्लोबिन के आगे अगर आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो यूनिट आ रहा होता है पीजी। पीजी इसको कहते हैं पिकोग्राम, यानी ग्राम का पिको पार्ट। वो था लीटर का फेम्टो पार्ट। वो क्या था? लीटर का फेम्टो पार्ट, जो कि 10⁻⁻15 बन रहा है। ये है ग्राम का पिको पार्ट। जैसे अगर ग्राम को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो 10वां हिस्सा होता है वो डेसीग्राम कहलाता है। अगर ग्राम्स को हम 100 हिस्सों में तकसीम करें तो जो उसका एक पार्ट होता है वो उसका जो है वो सेंटीग्राम्स जो है ना वो आ रहा होता है। अगर उस ग्राम्स को अगर हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो फिर जो उसका एक पार्ट है वो मिलीग्राम्स आ रहा होता है। तो ये तमाम उसके यूनिट्स होते हैं। तो अगर उस ग्राम्स को हम 10⁻⁻12 तक ले जाएं, 10⁻⁻12 उसका था 10⁻⁻15, पिकोग्राम में है 10⁻⁻12। अगर हम उसको -12 तक ले जाएं तो वो बनता है पिकोग्राम। पिकोग्राम। उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ क्लियर हो रही होगी। फेम्टोलीटर, लीटर का फेम्टो पार्ट 10⁻⁻15। पिकोग्राम्स, ग्राम्स का पिको पार्ट 10⁻⁻12। तो आमतौर पर जो नॉर्मल MCH है, नॉर्मल मीन सेल हीमोग्लोबिन होती है, वो आ रही होती है तकरीबन, थोड़ा सा हर लैब का डिफरेंस होता है, लेकिन आमतौर पर 25 या 27 से 32 पिकोग्राम्स याद रखने के लिए। थोड़ा बहुत एरर हर लेबॉर्ट्री का अपना अपना होता है, लेकिन ओवरऑल जो एक स्टैंडर्ड है वो है 27 से लेकर 32 पिकोग्राम्स तक। 27 to 32 पिकोग्राम तक जो है वो MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन आ रहा है। अच्छा, जैसे मैंने कहा, जैसे MCV में मैंने 3 कंडीशंस बताई थी, नॉर्मो, माइक्रो, मैक्रो। नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक। इसी तरीके से यहां पर भी 3 टर्म होंगी, 3 टर्म होगी। अगर तो किसी शख्स का MCH नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, मसलन 28 आ रहा है, 27 आ रहा है, 29 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो रिपोर्ट के नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ होता है नॉर्मो, नॉर्मो, वहां पर तो था ना नॉर्मोसिटिक, वो साइड से है, सेल से है। यहां पर है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक। क्रोम कहते हैं कलर को, ये इसी क्लोरोफिल का भी इसी नाम है, क्रोम। हीमोग्लोबिन बल्कि RBCs का जो रेड कलर होता है वो चूंकि HB की वजह से होता है, सुर्ख कलर RBCs का HB की वजह से होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्रोम। क्रोम। तो नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक का मतलब ये होता है कि MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन अपनी नॉर्मल रेंज में आ रही है। मसलन वो आ रही है 27 to 32 के दरमियान। CBC के नीचे लिखा होता है नॉर्मोक्रोमिक। अगर डॉक्टर साहबान वो लेस देन 27 है, लेस देन 27 या 26 या 25 ही समझ लें, अगर वो अपनी नॉर्मल लिमिट से कम है, कम है, तो कम के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में लफ्ज हाइपो यूज होता है, 2 लफ्ज यूज होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो एंड हाइपर, जैसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोटेंशन, ज्यादा है, हाइपर टेंशन। शुगर कम है ब्लड में तो हाइपोग्लाइसीमिया, ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। हर उसके लिए ये लफ्ज यूज होता है। कैल्शियम ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया, कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया। अगर तो
जो मीन सेल हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम हो जाए, तो यहाँ पर रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मीन सेल वॉल्यूम में मैंने लिखा था माइक्रोसिटिक यानी छोटा आरबीसी, यहाँ है हाइपोक्रोमिक कि आरबीसीज में एचबी है तो सही लेकिन नॉर्मल से कम है, एवरेज कम है। ओवरऑल पूरी बॉडी के जो आरबीसीज हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, अगर हम उसकी एवरेज देखें, एवरेज, तो जितना आरबीसीज को हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होना चाहिए था उतने आरबीसीज भरे हुए नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल से क्या है, कम है। तो यहाँ पर सीबीसी लिखती है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक। और अगर वो 32 से ज़्यादा है, अगर वो 32 से ज़्यादा है, ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, 34, 35, तो उसके लिए लफ्ज़ लिखा जाता है हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक, उसके लिए लफ्ज़ लिखा जाता है हाइपरक्रोमिक। तो ये तीन लफ्ज़ आ जाएंगे, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। अच्छा, नीचे अब जो सीबीसी की रिपोर्ट होती है उसके नीचे बड़ा मज़ेदार वो लिखते हैं, मसलन आरबीसीज नॉर्मल हैं, एमसीवी नॉर्मल है, एमसीएच भी नॉर्मल है, तो नीचे वो क्या लिखेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज, साइज नॉर्मल है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, वो लिखेगा नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। अब आप खुद भी बना सकते हैं, साइज कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है, वो लिखेगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस। वो नीचे लिखता है कि एक एमसीवी में से लफ्ज लेता है, एक एमसीएच में से टर्म लेगा, दोनों को लिख के तो आरबीसी की वो हमें बता रहा होता है मॉर्फोलॉजी की इसमें क्या आ रहा है। वो कहता है कि जी माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक, या आरबीसी का साइज बड़ा है तो वो कहेगा मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक। ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। अब इसके बाद इस आरबीसीज के मुतालिक एक और पैरामीटर भी आ रहा होता है जिसको कहते हैं MCHC, जिसको क्या कहते हैं, MCHC, मीन सेल, मीन सेल या मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, इसको कहते हैं MCHC। ये भी, इसमें सिंपली ये देखा जाता है कि आरबीसीज का जो वॉल्यूम है मीन, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो रही है, यानी वो अपने वॉल्यूम्स के हिसाब से, जितनी वॉल्यूम के हिसाब से जितनी हीमोग्लोबिन होनी चाहिए उतनी है या नहीं। इसको भी एचबी की तरह डेसीलीटर में नापा जाता है और ग्राम्स में, डेसीलीटर में और ग्राम्स में। तकरीबन ये 32 से 35 तक या 30 से 35 तक या 32 से 37 तक आ रही होती है नॉर्मल, 32 टू 37 ग्राम। ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जिसको हम साथ मैच कर लेते हैं। अब आरबीसीज के हवाले से हमने तकरीबन 6 पैरामीटर्स इन 3 लेक्चरों में डिस्कस किए हैं। एक आरबीसीज काउंट, एक एचबी हीमोग्लोबिन ग्राम्स पर डेसीलीटर, एक हेमाटोक्रिट या जिसको पीसीवी कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, उसकी परसेंटेज, एक एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम फेमटोलीटर में, एक एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन
पिकोग्राम में, और एक MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी concentration of hemoglobin, mean concentration of hemoglobin relative to मीन सेल वॉल्यूम, के सेल का वॉल्यूम और उसकी जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, प्रोपोर्शन है, वो कितनी आ रही है। इसके बाद हम इसका रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ एक पैरामीटर है आरबीसी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर मैं एक ब्लड रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगा ताकि थोड़ा सा जो है वो चीज़ वाज़े हो जाए। ये एक पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट है। डॉक्टर साहबान, अभी तक हमने यही पढ़ा, ये हम यहाँ से शुरू करें। अभी WBCs को हम नहीं छेड़ रहे, वो बाद में पढ़ेंगे। RBCs काउंट, पहला पैरामीटर हमने ये पढ़ा था, RBCs काउंट। अब इस पेशेंट में आ रहे हैं 6.46 मिलियन, ये मिलियन है, MIL मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन नॉर्मल कितने होते हैं, इसमें 45 से 60 लिखा है, तो तकरीबन 45 से 55 या 45 से 60। बहरहाल इसके RBCs फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं, नॉर्मल से क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। 6.46 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 6.46 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन इसमें कितना आ रहा है, 13.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर, 13.3 ग्राम्स पर, यानी 14 to 18 नॉर्मल होता है। इसमें कितने आ रहे हैं, तकरीबन 13.3। ये देखिए, इसका यूनिट आ रहा है ग्राम पर डेसीलीटर। हेमेटोक्रिट, ये मैं जिसको PCV भी कह रहा था, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट, जो परसेंटेज में होता है, तकरीबन 40 से 45 या 40 से 50% नॉर्मल होता है। ये इसमें आ रहा है 42%, तकरीबन नॉर्मल है। उसके बाद हमने ये वाला पैरामीटर पढ़ा था, MCV मीन सेल वॉल्यूम। ये इसका यूनिट है FL, जो मैं बता रहा था, फेमटोलीटर। फेमटोलीटर तो तकरीबन 80 से 100 या 82 से 98 से लिखा है। इस पेशेंट के RBCs छोटे हैं, ये अगर आप देखें, ये 65 फेमटोलीटर आ रहे हैं, तो ये छोटे हैं, छोटे हैं, यानी जिसको हमने कहा था माइक्रोसिटिक। ये क्या कहलाएंगे, माइक्रोसिटिक, क्योंकि RBCs का साइज क्या है, छोटा है, 65। ये अगला पैरामीटर था जो हमने पढ़ा था, MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन। ये इसका यूनिट है जो मैं बता रहा था, PG, पिकोग्राम। पिकोग्राम तकरीबन 27 से 31 या 27 से 32 या 25 से 30 मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन चूँकि इसके RBCs छोटे हैं, ये आपस में लिंक कर रहे हैं, RBCs छोटे हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम है, 21 पिकोग्राम्स एवरेज हीमोग्लोबिन आ रही है। एवरेज हीमोग्लोबिन कितनी आ रही है जी, ये 21 पिकोग्राम, ये कम है। ये आखिरी पैरामीटर था MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये तकरीबन ग्राम्स में होती है, ग्राम्स पर डेसीलीटर में, 32 to 36, तो ये लोअर बॉर्डर पे आ रही है। चलें ठीक है, यानी RBCs के साइज के हवाले से देखें, इसका साइज छोटा है ना, इसलिए ठीक आ रही है। साइज छोटा है तो HB भी कम है कम, लेकिन प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ठीक आ रही है। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का साइज छोटा हो तो उसके अंदर जो चीज़ आप समाते हैं वो भी थोड़ी ही आएगी। यानी बर्तन छोटा है तो उसमें मटेरियल भी कम आएगा। क्योंकि RBCs का वॉल्यूम कम है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इसलिए इसकी MCH नॉर्मल आ रही है। हाँ, अगर साइज छोटा हो और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती तो फिर ये MCH बढ़ जाता। अगर साइज बड़ा होता और उसमें हीमोग्लोबिन कम होती तो फिर ये MCH कम हो जाता। तो यहाँ पर इसलिए तकरीबन ये नॉर्मल आ रही है, 32 तकरीबन लोअर बॉर्डर पे नॉर्मल, क्योंकि साइज छोटा है, साइज तो छोटा है
और उसमें एचबी भी कम है, लेकिन साइज के एतबार से एचबी ठीक है, साइज के एतबार से एचबी ठीक है, तो इसने इसलिए MCHC नॉर्मल। ये बड़ी एक बारीक बारीक पॉइंट होते हैं। उसके बाद होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी या उसके सेल वॉल्यूम का साइज के हवाले से उसके अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है, यानी छोटे से छोटा आरबीसी और बड़े से बड़ा आरबीसी कितने परसेंट वेरिएशन है। तो आमतौर पर 11 से 16% तक रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है, विड्थ कर्व की, लेकिन इसमें भी तकरीबन अपर बॉर्डर पे है, लेकिन ठीक आ रही है 16। तो ये हमारे आज के पैरामीटर हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है, 1-2 मिनट रह गए हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर टाइम ख़त्म हो गया तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी यही है कि हम फ्राइडे को ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि फ्राइडे को अक्सर प्रैक्टिशनर्स की जो है वो ऑफ होता है, और ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स ने यही ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि जो है वो फ्राइडे के दिन लेक्चर रखा जाए, और टाइम भी 7 बजे हमने इसलिए रखा है, 7:30 बजे, ताकि प्रैक्टिशनर्स को आसानी हो। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे, और 1 बाय 1 जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, बाकी इमेजेस होते हैं, CT स्कैन, MRIs, उनको हम ऐसा इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई इशू हो तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाजिर हूँ, आप उसमें से जो है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।